अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है बेसिकली वो होती क्या है, ठीक है, इसके कौन कौन से इसका जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसका प्रोसेस किस तरह होता है, जॉब एनालिसिस का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। जॉब एनालिसिस में इंफॉर्मेशन किस तरीके की आप कलेक्ट करते हैं। फिर जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे जॉब डिज़ाइन किसको कहते हैं, ठीक है, और ये जो जॉब डिज़ाइन है आपकी, ये किस तरह आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में या प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है। फिर हम स्केजुलिंग के प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे कह लें कि डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की के मिशंस होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आपको पता है प्लानिंग हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब उस प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिशन, ठीक है। मिशन हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है, हम अपनी मिशन स्टेटमेंट में ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटेजी, कि जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं उनको आपने किस तरह अटेन करना है, किस तरह अचीव करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर जो है, कि कौन सी जॉब जो है वो कौन करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे उसके पास, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जो पीपल, ठीक है, जो आपके लोग हैं, जिनको आपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, नॉलेज उनके पास क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायर्ड, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके उसके अकॉर्डिंगली फिर वो लोग आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है उसको और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अगर आपस में हमने लिंक करना है, तो इसका इस लिंकिंग का क्या पर्पस है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो बेसिकली होती है उसका मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो क्या है, उसको उसको डिटरमिन कर रहे हैं, उसको एनालाइज करें, और ये कि फ्यूचर में आपको किन किन तरह के लोगों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने कह लें कि अपना एक गोल सेट किया है कि उसने अपने इंटरनेशनल जो डिविजन हैं या इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं अगले 5 सालों में उन्होंने एक्सपैंड करना है उसको, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मदद से आपको आप ढूंढ सकेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज जो हैं वो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं जो इस तरीके की जॉब को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है या जो वर्क फोर्स प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, इसका मकसद ही बेसिकली ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने भी लोग उसको चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉयज उसको चाहिए, किस जगह पे उसको चाहिए और किस टाइम पे उसको चाहिए उसको, ठीक है। जो लोग जो एम्प्लॉयज इफेक्टिवली अपने उन टास्क को कंप्लीट कर सकें जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें हमें कौन पूरी करके देता है, या हम ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या वर्क फोर्स प्लानिंग वाले करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है या वर्क फोर्स प्लानिंग, इसका काम क्या है कि जो ये असेस करे आपके करंट ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से। क्या मतलब है जी, कि प्रोफाइल एक बनाए ऑर्गेनाइजेशन की करंट एम्प्लॉयज की, ठीक है, और उनकी असेसमेंट करें या उनका एनालिसिस करें, इंटरनल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। उस इंटरनल एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग हैं आपके पास आपके साथ जो काम कर रहे हैं, और कहने की जो स्किल्स हैं जो आपके बिजनेस प्लान के लिए जरूरी है, ठीक है, या जो स्ट्रेंथ्स हैं आपके करंट स्टाफ की, ये ह्यूमन रिसोर्स की असेसमेंट से आपको बेसिकली ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मिलती है, ठीक है। अब ये चीजें आपको कहाँ से मिलती है, ये जो हमने IHRS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है, उसके लिए कह लें कि ये जो सॉफ्टवेयर है इससे आप कह लें कि हमारे लिए आसानी हो जाती है कि जो डिटेल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी जो है आपके पास, वो रिपोर्ट जनरेट करने में आसानी होती है, ठीक है। और दूसरा आप कह लें कि प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए
इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ये डिटर्मिन कर सकें कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में करंटली किस तरीके की स्किल्स अवेलेबल हैं, किस तरह का स्टाफ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इससे हम अपनी जो करंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसको असेस कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें क्या आ जाती है, सक्सेशन प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। आप ये कह लें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कह लें कि सक्सेशन प्लानिंग यूजुअली करके रखती हैं, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग होती क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स का रिकॉर्ड या ट्रैक रखती हैं जो जिनको आप किसी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, हायर पोजीशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। बेसिकली कैसे कि एक रिप्लेसमेंट चार्ट होता है, ठीक है, जिनमें मैनेजमेंट की जो क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं उनको हाईलाइट किया गया होता है, उनको रिप्लेसमेंट चार्ट के थ्रू आप हाईलाइट जब कर लेते हैं अपनी क्रिटिकल जो मैनेजमेंट पोजीशन जितनी भी हैं, फिर आप ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ताकि आप उन लोगों को उस पोजीशन के ऊपर मूव कर सकें जब अवेलेबिलिटी हो उस पोजीशन की, ठीक है। अब जो कह लें जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिलाई करती हैं बेबी बूम जनरेशन के ऊपर, ठीक है। बेबी बूम जनरेशन हमने पढ़ा था कौन से ये लोग होते हैं जो 60-65 मतलब जिनकी एज जो है एज ग्रुप ये वाला है 60 इयर्स का या 65 इयर्स का। तो इन जो ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों के ऊपर रिलाई करती हैं, तो ये या ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि स्किल गैप्स जो होते हैं वो इसको फिल करने की कोशिश करती हैं इन लोगों के थ्रू, विदाउट किसी भी कह लें सक्सेशन प्लानिंग के बगैर। लेकिन अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे होती है उनमें क्या होता है कि आप सक्सेशन प्लान्स जो है वो अनाउंस करते हैं, ठीक है, किन पोजीशंस के लिए, अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का जो क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, या जो किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ लीड कर सकता है, ठीक है, तो वो उससे आपको उससे बचा जा सके। खुदा न खास्ता कोई किसी कंपनी का सीईओ अगर मर जाएगा, ठीक है, तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो इस तरह की सक्सेशन प्लानिंग इन सेंसिटिव पोजीशंस के लिए जरूरी होती है। तो जो असेसमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, करंट ह्यूमन रिसोर्स की, वो इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि आप डिटरमिन करते हैं कि जो लेबर डिमांड है वो इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू आप कह लें कि डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी असेसमेंट कर ली है करंट ह्यूमन रिसोर्स की और फ्यूचर डायरेक्शन आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप अपना जो ह्यूमन रिसोर्स नीड्स हैं वो जो कह लें उसको आपने किस तरह डेवलप करना है या उसको आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, वो प्रोसेस आप शुरू करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने हर साल एनालिसिस करना है जो भी इम्पोर्टेंट जॉब है उसका, या जो इम्पोर्टेंट आपकी नेचर है, नेचर ऑफ जॉब है या टाइप ऑफ जॉब है, उसका एनालिसिस आपने करना है ईयरली, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है वो आपकी अगले 4 सालों में या 5 सालों में कितनी होगी, कितनी मजीद आपको कह लें कि रिक्वायर्ड होगी, और उसके हिसाब से कि मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं, आपने कितनी कितनी डिमांड होगी आपकी ह्यूमन फोर्स की या ह्यूमन लेबर की, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में लेबर सप्लाई कितनी मौजूद है, ठीक है। फिर अगर हम देखें एग्जामिनिंग द इंटरनल लेबर सप्लाई, ठीक है, उसमें ये होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो आप कह लें कि इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनल ट्रांसफर्स हैं या प्रमोशंस हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की जो चीजें हैं इंटरनली जिनके साथ आप डील करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो डिपार्चर्स हैं वो कंपनी से ही होते हैं, ठीक है, या जो एडिशनल पोजीशंस जब क्रिएट की जाती हैं तो वो रिप्लेसमेंट कहाँ से मिलती है, वो विद इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो लेबर फोर्स आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये कह लें कि ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं जब आप इंटरनली इनको कंसिडर करते हैं, उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज जो है उनको कंबाइन करते हैं आप। तो
ये इन लोगों की जो रिप्लेसमेंट है या जो अगर ये लोग इंटरनली अगर कोई पोजीशन फिल करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? इसके लिए फिर आपको न्यू हायरिंग करनी पड़ती है। कॉन्टेंजेंट वर्कफोर्स जो हमने पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज, ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो हैं, ये ट्रांसफर्स विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, या कह लें कि कोई इंडिविजुअल्स जो अगर लीव पे गए हुए थे और वो वापस आ रहे हैं, तो ये जो कह लें कि यहाँ से फिर आप अपनी जो है इंटरनल लेबर सप्लाई को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कह लें कि जो ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हमने मैच करना है तो किस तरह करना है। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है, इसका एक फायदा ये है कि आप फोरकास्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर डिमांड कितनी है वर्कर्स की, ठीक है, और आपके पास सप्लाई कितनी है, ठीक है, करंट में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी और फ्यूचर सिचुएशन में भी क्या डिमांड होगी और कितने लोग अवेलेबल हैं उस काम को करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आप पिन पॉइंट कर लेते हैं जो शॉर्टेजेस हैं एप्लीकेंट्स की भी, स्किल्स की भी, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ओवर स्टाफिंग एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या कह लें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट में जहाँ पे आप कह लें कि आपको क्वालिफाइड एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। अब ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी जरूरत नहीं है, जिन स्किल्स की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एचआरएम क्या करता है कि जी वो डाउन साइजिंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब जो डाउन साइजिंग है, अब उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट है, जाहिर है, ठीक है। आप कह लें कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल डाउन होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, रीजन कि उनको लगता है कि हमें भी किसी भी टाइम पे निकाल दिया जा सकता है, ठीक है, या कह लें कि हमारे कोलीग्स की जॉब चली गई है और हम स्टिल इस जॉब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो गिल्ट की जो फीलिंग होती है, ठीक है, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगली दफा हमारा नंबर होगा, अभी एक बंदा गया, अगली दफा पे हमारा नंबर होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं डाउन साइजिंग के साथ एसोसिएटेड। अच्छा, ये तो था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब अगर हम बात करें जॉब एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है, ये जॉब एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उनको पता होना चाहिए कि जो भी जॉब है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना होता है जॉब के बारे में और उसको इंटरप्रेट करना होता है कि टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उस पोजीशन के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको जॉब एनालिसिस प्रोसेस कहते हैं। अब एक थॉरो जॉब एनालिसिस, कंप्लीट जॉब एनालिसिस जब होगा आपके पास, तो उससे क्या बनता है जी, आपकी एक कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है, ठीक है। कह लें कि आपको अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास ठीक नहीं है, जॉब एनालिसिस ठीक नहीं हुआ हुआ, तो एक मिसमैच आ जाता है एम्प्लॉयज की स्किल्स के दरमियान और एक्सपेक्टेशंस के दरमियान के जो उससे जो चीजें उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी और उसकी स्किल्स के साथ अगर वो मैच नहीं करती, तो इसका क्या मतलब है कि लैक ऑफ मोटिवेशन और टर्नओवर रेट जो है वो एम्प्लॉयज का ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस है, ये आप कह लें कि ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि पर्पस क्या है, वो जो जॉब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसको कंडक्ट करने का मकसद क्या है। तो जॉब एनालिसिस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये जॉब एनालिसिस करने का मकसद क्या है, ठीक है, जो नेचर है इन्वेस्टिगेशन की वो क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है इसका। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप कह लें कि रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, या स्टैंडर्ड सेट करने में, परफॉर्मेंसेस को एवेलुएट करने में, ठीक है, या कंपनसेशन प्रोसेस को जनरेट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कह लें कि जितनी भी जो भी एक्टिविटीज हैं एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो इसी जॉब एनालिसिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है जॉब एनालिसिस प्रोसेस का, वो है आप अंडरस्टैंड करें कि जो जॉब्स हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है और उनकी उनकी उसकी वैल्यू क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हर जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका कोई ना कोई कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मकसद है, ठीक है जी। तो ये जॉब एनालिसिस कंडक्ट करने से पहले एचआरएम को कह लें कि एक लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ता है जॉब का ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजन के साथ।
अगर ये लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता, इसका मतलब है कि जॉब जो है वो अननेसेसरी है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर वो उससे कोई भी कह लें कि एक्टिविटीज या टास्क जो हैं आपके गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनको वो उसकी फुलफिलमेंट में इस जॉब का, इस जॉब से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर थर्ड स्टेप जो आता है वो है बेंचमार्क पोजीशंस। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पे हर जॉब को एवेलुएट करना एक ही वक्त में वो मुश्किल। अब इसमें क्या है कि आपको एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनकी इनपुट आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। जो सिलेक्टेड जॉब्स हैं, ठीक है, कि वो उनकी कह ले इनपुट की बात हो रही है कि आप इस चीज की से आइडिया लगा लेते हैं सिलेक्टेड जॉब से कि एक जॉब दूसरे को कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। या अगर 3-4 नेचर ऑफ जॉब्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो सिमिलर हैं, तो आप उन चारों को कह लेंगे इंटरप्रेट नहीं करेंगे, आप उनमें से किसी एक को बेंचमार्क बना लेंगे, किसी एक को स्टैंडर्ड बना लेंगे और बाकियों को उसके अगेंस्ट जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर ये है कि आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग कह लें कि आपको चाहिए डिजायर डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपने अपने एक प्रोसेस बनाना है फॉर कलेक्टिंग डाटा। डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के, जिनमें क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें ग्रुप इंटरव्यूज आ जाते हैं, जिनमें कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं। फर्दर आगे अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि आप इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है वो किन किन मेथड्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सीक क्लैरिफिकेशन, जब भी आपको जरूरत पड़ती है। जब जो जॉब एनालिस्ट है उसको कह लें कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका मकसद समझ में नहीं आ रहा, तो जरूरी है कि क्लैरिफाई किया जाए, ठीक है, उन लोगों से जिनके पास ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। वो लोग कौन हैं जो उस पोजीशन के ऊपर, उस जॉब के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं जिनसे वो डाटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जब इस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तब ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं, जो कि है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखना, ठीक है। डेवलप द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जॉब एनालिसिस प्रोसेस का। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके फॉर्मेट्स वेरी करते हैं, लेकिन एक जो कॉमन फॉर्मेट होता है उसमें आपका जॉब टाइटल भी आ जाता है, ठीक है, समरी आ जाती है कि जॉब की मेन एक्टिविटीज क्या है, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो ये सारी, ये मैं बेसिकली आपको एक दिखा देती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, आप अगर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसमें देखिए जॉब टाइटल है, सुपरवाइजर है, ठीक है, आपकी डेट, किस डेट को वो बना था, कोड क्या है उस जॉब का, कौन से डिपार्टमेंट की जॉब है, समरी जॉब की इसेंशियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, फिर स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। तो ये सारा ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जॉब डिस्क्रिप्शन का, ठीक है जी। अच्छा, फिर जब आपने पहला ड्राफ्ट डेवलप कर लिया जॉब डिस्क्रिप्शन का, फिर नेक्स्ट क्या स्टेप है जी कि आपने उस ड्राफ्ट को रिव्यू करना है विद जॉब सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर जो है जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ये एनालिसिस करता है आपके उस पहले ड्राफ्ट का, और फिर उसके बाद वो अप्रूवल की तरफ जाता है, ठीक है। जो भी आप रिव्यू कमेंट्स हैं आपके सुपरवाइजर से जो आपको मिले हैं, आपको फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट को जनरेट करने में मदद देती है, ठीक है। जब जॉब डिस्क्रिप्शन जो है एक कह लें कि एक एक्यूरेसी डिपेक्ट करे, कह लें कि वो आपके लिए प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, तो फिर क्या होता है जी, सुपरवाइजर जो है उसको साइन कर देता है या अप्रूव कर देता है उस फाइनल ड्राफ्ट। अच्छा, फिर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा हमने कलेक्ट करना है, उसके सोर्सेज कौन कौन से उसके सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो उसका ये है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो आपने कैसे कलेक्ट करनी है, वो आपने ऑब्जर्वेशन मेथड से कलेक्ट करनी है, ठीक है। जो जॉब एनालिस्ट है वो एम्प्लॉयज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो मिलती है कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं,
लेकिन जब जिन वर्कर्स को आप उनको वॉच कर रहे होते हैं, तो वो जो है ना, जब उनको पता हो कि हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, तो कह लें कि डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। जाहिर है, एक बंदे को आप मुसलसल देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं और उसको पता है, तो वो बड़ा इरिटेट होगा, वो बड़ा हेजिटेंट होगा किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और इस मेथड में क्या होता है कि पूरी की पूरी पूरे दिन में वो जितनी भी एक्टिविटीज करता है उसको आप ऑब्जर्व करें। जो कुछ जॉब्स में तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं मैनेजेरियल एक्टिविटीज, जैसे आप ले लें कि मैनेजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी दिन में 100 तरह की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ऐसी जॉब्स को मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, वो जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। फिर दूसरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमारा है इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज को इंटरव्यू करते हैं जो एक्चुअली उस जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो इनपुट है या उनकी जो कॉपरेशन है, वो आप कह लें कि आप उनसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते, वो डाटा भी कह लें कि डिस्टॉर्शन का बाइस बन सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है ग्रुप इंटरव्यू मेथड। ग्रुप इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, ये जो आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड हमने पढ़ा है उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सिर्फ इसमें ये है कि इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड में आप इंडिविजुअली एक बंदे का इंटरव्यू करते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल आप कह लें कि जो सिमिलर पोजीशन के ऊपर है उनको आप साइमल्टेनियसली इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। अब ये इससे आपको क्या फायदा होता है कि जब साइमल्टेनियसली आप इतने लोगों का इंटरव्यू करें तो एक एक्यूरेट पिक्चर उस पोजीशन की आपके पास सामने आ जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है कि जो ग्रुप डायनामिक्स हैं वो इंफॉर्मेशन को कह लें कि डिस्टॉर्शन का या डिस्टरबेंस का बाइस बन सकते हैं। हर बंदे का उस जॉब को कह लें कि देखने का, परसेप्शन का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का तरीकेकार डिफरेंट है, ठीक है। तो वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या कह लें कि इंस्ट्रूमेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके ऊपर वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो आइटम्स को रेट करते हैं एज दे कह लें कि दे परफॉर्म इन देयर जॉब, ठीक है। जो पॉसिबल टास्क आइटम्स आपने उनको दिए होते हैं उसमें से वो टिक मार्क करते जाते हैं कि कौन कौन से टास्क जो हैं वो हमारी जॉब के साथ एसोसिएटेड। ये टेक्निक जो है सबसे कह लें कि डाटा गैदर करने की या इंफॉर्मेशन गैदर करने की के लिए जो यूज होती है वो सबसे एफिशिएंट। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है कि आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा टास्क ओवरलुक हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये कह लें कि कोई ना कोई ऐसे फॉलो अप क्वेश्चंस जो होने चाहिए थे, या इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए जो चीजें चाहिए थी, हो सकता है कि वो ना मौजूद हों उसके अंदर। तो फिर ये भी आपके लिए कह लें कि एक डिस्टॉर्शन का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे सुपरवाइजर्स जिनके पास एक्सट्रीम नॉलेज होता है जॉब के बारे में, ठीक है, जिनको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, उनको आप यूज करते हैं। यहाँ इसमें क्या होता है कि आप जो स्पेसिफिक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन एक्सपर्ट से आप वो ले लेते हैं, ठीक है। ये डाटा गैदरिंग का एक अच्छा मेथड है। लेकिन कह लें कि जो वर्कर्स की परसेप्शन है कि उन्होंने वो जॉब पे क्या करते हैं, उसमें उसको कह लें कि हर्डल का या उसको ओवरलुक करने का बाइस बन सकता है ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डायरी मेथड। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड करे एक डायरी के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब एनालिसिस मेथड है, ठीक है जी। क्योंकि हर बंदे से आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बंदा तो होता नहीं है, आपने हर एम्प्लॉय को, अब आप ये नहीं कह सकते कि डायरी पे अपनी दिन रोजमर्रा की एक छोटी से छोटी एक्टिविटी जो है वो भी मार्क करो। तो ये मेथड भी इतना कह लेंगे एफिशिएंट या एक्यूरेट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा, उसमें हमने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि क्या मकसद है इस जॉब डिस्क्रिप्शन का। जितनी मर्जी आप जो मर्जी आप मेथड यूज कर लें इंफॉर्मेशन को या डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं उस इंफॉर्मेशन के। एक तो उससे जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है, दूसरा उससे जॉब स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिफाई होती हैं, और तीसरा उससे जॉब इवैल्यूएशन में मदद मिलती है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जॉब होल्डर जो है वो क्या करता है,
ठीक है जी। जॉब किस तरह की जाएगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या एसेंशियल फंक्शंस है उस जॉब के, उस टास्क को किस तरह कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, पर्पस क्या है उस टास्क को करने का, और वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ वो टास्क जो है वो किस तरह एसोसिएटेड। अब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने का। एक कॉमन फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको दिखाया है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं जी, कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कैसे कि वो जॉब फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, उसका आइडेंटिफिकेशन कोड क्या है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट की जॉब है, क्या लोकेशन होगी, कौन सा बंदा किस बंदे को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन को लास्ट रिवाइज आपने किया किया था, कब किया था, सैलरी रेंज क्या है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन। और फिर आप कह लें जॉब समरी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, आउटलाइन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आउटलाइन, ठीक है, वो जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जॉब्स के साथ या दूसरे पोजीशंस के साथ किस तरह रिलेट करती है और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ किस तरह रिलेट करती है, ठीक है। फिर एसेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं कि डिटेल्ड लिस्ट आ जाती है कि टास्क क्या क्या होंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ठीक है। जो हायरिंग डिसीजंस हैं, जो आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट हैं या अनफेयर हैं या डिस्क्रिमिनेटरी हैं, तो उनको किस तरह आपने अवॉइड करना है, ठीक है जी। आप कह लें कि जो कोई स्पेसिफिक स्किल्स अगर रिक्वायर्ड हैं या एबिलिटीज जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हैं उस जॉब के लिए, वो कौन कौन सी होंगी, तो ये सारी चीजें जो एसेंशियल फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं। फिर एक हमारे पास आता है इसी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आप ये बताते हैं कि जो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन है उस जॉब को करने के लिए वो क्या होगी, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है थ्रू जॉब एनालिसिस, ठीक है, जो जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली आप उसमें आप उस एनालिसिस को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन एबिलिटीज, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। फिर एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्क्लेमर आ जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, डिस्क्लेमर है, कि ये जो स्टेटमेंट है, आप कह लें जॉब डिस्क्रिप्शन की जो स्टेटमेंट है, इसमें जो एक्टिविटीज अगर नहीं कोई मेंशन है मेंशन, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली उसमें मेंशन की जाए या उसका उसका पार्ट ना हो सकता है आपको इससे हट के भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ जाए, ठीक है। अदर ड्यूटीज एज असाइंड के नाम से आप एक पार्ट बना देते हैं इस डिस्क्लेमर के अंदर, ठीक है, जिसमें वो ये होता है कि जो आपने ड्यूटीज वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हुई, वो इस अदर ड्यूटीज एज असाइंड के अंडर आ जाता है। डिस्क्लेमर एक होता है ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि जी ये तो हमारी जॉब का पार्ट नहीं था या ये तो हमसे रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने मेंटेन किस तरह करना है, ठीक है। तो बाज दफा ऐसे होता है कि जो आउट ऑफ डेट जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अब रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है, या टाइम टू टाइम अगर कोई डिमांड्स या कह लें कि कोई ट्रेंड्स अगर चेंज हो रहे हैं, तो उनको आपने किस तरह मेंटेन करना है, आपने किस तरह अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, ठीक है। अगर वर्कफोर्स प्लानिंग कह लें कि एक्यूरेट नहीं होगी, ये क्वालिफिकेशंस आपने सही से उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्यूरेटली पुट नहीं की होंगी, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मिशन को अपनी स्ट्रेटजीज के साथ या अपनी प्लानिंग के साथ प्रॉपरली लिंक नहीं किया, तो फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है लिखने में और उसको मेंटेन करने में मसला होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने किस तरह कह लें कि टैकल करना है, किस तरह अप टू डेट करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन की मेंटेनेंस का एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जॉब अवेल्युएशन। बाज दफा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप कह लें कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं दूसरों से दूसरी टास्क से या दूसरी जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी को ये पता होना चाहिए कि जॉब्स को फेयरली एवेलुएट किया गया है, ठीक है, और जो कंपनसेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली हुई है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है, कि उस पोजीशन की, उस नेचर ऑफ जॉब की, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली इस सारे प्रोसेस को हम जॉब एवेल्युएशन कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने जॉब एनालिसिस में कलेक्ट की है वो कह लें कि उसको उसको आप यूज करते हैं जॉब की वैल्यू को क्रिएट करने,
ठीक है, जिसका अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल स्ट्रेटेजी में कंट्रीब्यूट करना होता है, उनको अकम्प्लिश करना होता है, उनको फुलफिल करना होता है। ठीक है जी। तो ये इससे क्या होता है कि आपकी जो मोटिवेशन लेवल है एम्प्लॉयज का वो इंक्रीज करता है कि उनके पास जो टास्क है वो मीनिंगफुल है, उनको जो कंपनसेशन मिल रही है वो फेयर है। ठीक है, उनके पास पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का कितना अमल दखल है। तो ये सारी चीजें जो है जॉब वैल्यूएशन का पार्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है जी, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है जॉब डिजाइन का। अब जॉब डिजाइन का क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशन है, ठीक है, या जो टास्क्स हैं उस पोजीशन से एसोसिएटेड, वो कह लें कि कैसे ऑर्गेनाइज किए गए। ठीक है, कौन कौन से टास्क इंक्लूडेड हैं, कौन वो टास्क किस टाइम पे होंगे, कोई ऐसा फैक्टर जो आपके टास्क को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कि मतलब किस ऑर्डर में आपने टास्क कंप्लीट करना है और किन कंडीशंस के अंडर आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें जो है ये जॉब डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एम्प्लॉयज को लगता है कि कोई सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसका टास्क को जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको कोई सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं आता। ठीक है, कि मतलब हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है इस जॉब के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है, इसके तीन पार्ट्स हैं जॉब डिजाइन के सबसे पहले तो जरूरी है कि जॉब इनलार्जमेंट। ठीक है, कि जो जॉब्स जहाँ पे आप लेस स्पेशलाइज्ड करें, कि रिलेटेड टास्क जो है प्रोडक्शन वर्क में आप ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, आप कह लें कि एक एम्प्लॉय है जो रिस्पॉन्सिबल है जो बोल्ट्स होते हैं व्हील के, उनको कह लें असेंबल करने का, ये कंबाइन करने का। ठीक है, और फिर उसने एक व्हील कंबाइन कर लिया, उसको बोल्ट कर लिया है और उसने फिर उसको अटैच किया एक्सेल के साथ। ठीक है, तो आप कह लें कि इस काम के लिए उसको एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और साथ साथ हो सकता है मोटिवेशन की भी जरूरत पड़े। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, जब डिफरेंट टास्क जब आप एक साथ एसोसिएट कर देंगे। जो वर्कर्स हैं उनको क्या लगता है जो नए टास्क हमें दिए गए हैं, कह लें कि ये सिर्फ काम ही है हमसे, और कह लें कि मोटिवेशन का कोई पार्ट नहीं है इसमें, तो किस तरह हम इस काम को करेंगे, ये हमारी जो एक्टिविटी ऑलरेडी है उससे एसोसिएटेड नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज या इंटर रिलेटेड टास्क विद इन द जॉब, ठीक है, उससे एसोसिएटेड या उससे रिलेटेड जॉब जो है उनको प्रोवाइड करें। इस चीज को हम जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास आता है जी जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि अगर लोगों से आपने काम अच्छा करवाना है तो उनको अच्छा काम करने को दें। ठीक है, मतलब क्या है, जॉब एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जो कंटेंट है जॉब का, उसको आप इंक्रीज करें, उसको आप एक्सपेंड करें ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, एडवांसमेंट की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगे कि हमें कोई काम दिया गया है जिसको वो रिस्पॉन्सिबिली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनके वो काम को उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाए, उनको रिकॉग्निशन दें उस काम की। ठीक है, अब ये जो जॉब एनरिचमेंट है, इसकी 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम कहते हैं। सबसे पहला आ जाता है जी स्किल वैरायटी। ठीक है, आपने वर्कर्स को अलाउ किया कि डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ स्किल्स हैं या एबिलिटीज हैं, उनके थ्रू उनको यूज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फास्ट फूड वर्कर है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड वैरायटी है स्किल्स की, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। लेकिन अगर आप उसको सुपरवाइजरी पोजीशन के ऊपर मूव करते हैं, किसी मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर मूव करते हैं, तो जो उसकी रेंज ऑफ स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो वैरायटी होनी चाहिए स्किल्स में। फिर दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जॉब कैरेक्टरिस्टिक, वो है टास्क आइडेंटिटी। इसमें क्या है जी कि जो वर्कर्स हैं आपके, वो किसी भी कंप्लीट प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को या उनको जब कोई एक आउटकम निकल के उनके सामने आता है तो उनको फिर अकम्पलिशमेंट का एहसास होता है। ठीक है, अब ऐसा लेबर या मजदूर जो अपने सिर्फ व्हील्स को जोड़ रहा था, कंबाइन कर रहा था, वो उसके साथ इतनी कनेक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें कि उस व्हील के साथ नहीं फील करेगा, जितनी वो तब करेगा, जब ये जितनी मोटिवेशन उसको तब आएगी जब आप उसको कहेंगे कि ये व्हील जो है इस गाड़ी के साथ तुमने फिट करना। फिर उसको लगेगा हाँ मैंने जो टास्क किया था उसकी कोई आइडेंटिटी है, वो किसी चीज की अकम्पलिशमेंट में, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जी टास्क सिग्निफिकेंस का।
अब इसमें क्या है, जो टास्क हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई छोटे से छोटा काम भी है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, उसको प्रॉपरली आप कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो उस टास्क की इम्पोर्टेंस क्या है, आप उस एम्प्लॉय के साथ वो कम्युनिकेट करें। फिर चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, ऑटोनॉमी। जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ कंट्रोल दें, उनको कुछ सजेशंस देने दें, उनको कुछ आइडियाज अपने एक्सप्रेस करने दें, बिल्कुल ही उनको प्रेशराइज करके या उनको इम्पोज करके उनसे कोई काम मत करना। अपॉर्चुनिटी दें उनको कि कह लें कि प्रॉब्लम्स को किस तरह वो सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह कह लें कि वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या है, फीडबैक फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ। अब इसमें क्या है कि जॉब्स में हर जॉब में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है वर्कर के लिए कि उसको पता चले कि उसने जो एफर्ट की थी उसका रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर जो रेस्टोरेंट का कोई वेटर्स हैं, ठीक है, उनको अगर इमीडिएट फीडबैक मिल जाए जो भी कस्टमर है उनसे, किस फॉर्म में, टिप्स की फॉर्म में या कमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो ये फीडबैक है कि आपने कैसा जॉब परफॉर्म किया। ठीक है जी, तो ये उनको मोटिवेट करने में, उनको कह लेंगे काम को ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव करके करने में उनको हेल्पफुल कह लें कि मदद प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये कंप्लीट है। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो क्लास में हम इसको, आप इस लेक्चर को सुने, हम इसको क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी हम उसको दोबारा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।